हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हमारा सिस्टम स्टार्ट हो रहा है रेस्पिरेटरी मेडिसिन का। रेस्पिरेटरी मेडिसिन के लिए मैं बता रहा हूँ, इसका हमने इलेक्टिव में ली थी इसकी क्लास। इलेक्टिव मेरी इसकी लगी थी रेस्पिरेटरी मेडिसिन की। इलेक्टिव जानते हैं, यदि आप फाइनल ईयर में पूछ रहे हैं तो मेडिकल में ही आए हैं तो आप जानते ही होंगे इलेक्टिव के बारे में। फाइनल ईयर में नहीं भी जानते हो, इतनी तो जानकारी रहती है इलेक्टिव क्या होती है। तो इसकी पोस्टिंग लगी थी मेरी, तो मेरा अभी जितना शुरुआत में पढ़े हुए टॉपिकों में से एक था। कवर में इसलिए लेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था कार्डियो पहले पता लगे, क्योंकि मैं पर्सनली कार्डियो को ज़्यादा महत्वता देता हूँ। उसके बाद रेस्पिरेटरी को, और उसके बाद फिर CNS वगैरह की पढ़ेंगे। अभी तो इनको दो ही पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम बाकी बात को डिसकंटिन्यू करेंगे जहाँ तक है इसको, और दूसरी चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब इस महीने में तो डिसकंटिन्यू करें, तो इस महीने में ये हमारा लास्ट से लेक्चर होने वाले। 4-5 लेक्चर लेंगे मुश्किल से, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लेक्चर नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे जो इन्फेक्शन डिजीज वाले जैसे TB हुआ, निमोनिया, उसको यहाँ पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वगैरह मैं यहाँ बता दूंगा। बाकी की ज़्यादातर चीज़ें जो है उस तरीके से माइक्रोबायोलॉजी भी पढ़ी जाएगी, माइक्रो उसकी इस तरीके से, या माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोपैथो इंटीग्रेट भी कर देता हूँ मैं काफ़ी बार, तो उसमें हम पढ़ेंगे। जैसे पैथोलॉजी भी इंपॉर्टेंट हो जाती है यदि हम निमोनिया के एक्सपर्ट से देखें तो। ये इसमें जो हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे आज तो हम ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। बाकी वैसे हम बात करेंगे इसके बारे में, तो लंग कैंसर के बारे में बात करेंगे, जो कि पैथोलॉजी का टॉपिक है। तो पैथोलॉजी के नंबर लंग कैंसर की बात करेंगे। हम पैथोलॉजी में ही बात करेंगे उसके, तो लंग कैंसर की। बाकी की तरीके से हम पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन की बात करेंगे। उसके अलावा क्या कहते हैं ARDS की बात करेंगे। और उसके अलावा और जो हमारी होगी ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज हुई, उसकी बात करेंगे। पल्मोनरी फ्यूजन और पल्मोथोरेक्स मेन टॉपिक रहने वाले हैं हमारे इन लेक्चरों में। तो ये चीज़ें, इसको आप फिर सही है पेटी बांध लीजिए। आपका पहला लेक्चर है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज का, वो स्टार्ट होने वाला है। एग्जामिनेशन भी बताऊंगा मैं। लास्ट में एग्जामिनेशन करेंगे, इसमें बताएंगे कि न्यूमोथोरिक्स में क्या मिलेगा, फ्यूजन में क्या मिलेगा। ये क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट आ जाता है रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें ECG वगैरह का उतना कुछ खास रोल तो है नहीं, क्योंकि इसमें जो रेस्पिरेटरी जैसे जो कार्डियोलॉजी वाली डिजीज थी, जैसे मेन जो चीज़ मैंने बताया कि किसी भी डिजीज को पढ़े तो उसके आधार पर पढ़ेंगे उसको डायग्नोसिस तक किस प्रकार कर पाते हैं, किसी का स्टेप बाय अप्रोच में डायग्नोसिस कर पाते। तो आप उसमें क्या है कि कार्डियोलॉजी वाले केस में तो कुछ भी समझ में नहीं आया, ECG करा के हम पता लगा सकते थे। अब इसमें कोई ECG वाला सिस्टम तो है नहीं जिसमें कि ECG करा के पता लगा दे। इसमें चीज़ें इंटीग्रेट चलती रहती हैं, कुछ चीज़ों में हमको एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। और इसमें अलावा जो एक्सरे फाइंडिंग है, कार्डियोलॉजी में एक्सरे फाइंडिंग नहीं होती, क्योंकि उसमें खाली बस कार्डियोमेगली मिलेगी। हाँ, इकोकार्डियोग्राफी में वाल्वुलर लीजन निकले जाते थे, लेकिन फिर उसमें बातें कुछ सस्पिशियस तो रहे नहीं कि एओर्टिक डिसेक्शन था, एओर्टिक डिसेक्शन ही दिखेगा एक्सरे पे, इकोकार्डियोग्राफी पे तो ऐसा नहीं है। तो उसमें ये चीज़ था, इसमें थोड़ी मतलब फाइंडिंग वगैरह देखने वाली बात है, तो थोड़ा सा इसलिए रेडियोलॉजिकली एक्सपेक्ट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। खासकर जब हम न्यूमोनिया के बारे में, जैसे मैं अब जैसे इन्फेक्शन वगैरह वाला एक्सपेक्ट छोड़ दीजिए, वो तो हम माइक्रो में करेंगे। बाकी ज़्यादातर जो एक्सपेक्ट है बायोनी का, यहाँ कवर हो जाएगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट डी आ जाता है, क्योंकि PSM के पॉइंट ऑफ व्यू से PSM में भी इसका क्वेश्चन आ जाता है। निमोनिया डायरिया इनका तो क्वेश्चन आता ही है PSM में। ये ठीक है, तो हम बिना रुके स्टार्ट कर रहे हैं। हम पहला चैप्टर हमारा इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। जब लंग डिजीज के बारे में बात करते हैं तो हम इसको डिवाइड करते थे एयरवे, तो लंग की डिजीज है पैरन में, और एक तरीके से एयरवे की डिजीज। तो एयरवे की डिजीज होती है, इसमें आते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। तो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में क्या होता है कि एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, एक तरीके से मेरे इस तरीके से लंग में तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन का जो तरीके फ्लो जो हो रहा है एक तरीके से एयरवे के द्वारा, इस तरीके उसमें दिक्कत है। अब उसमें क्या दिक्कत, उसके कारण क्या होगा, फ्लो में दिक्कत होने से जितना हम एक तरीके से एक बार में एक्सपायर कर पा रहे थे एयर को, उस पर हम नहीं कर पाएंगे, हमको टाइम लगेगा एक्सपायर करने में। अब इसको हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज और स्ट्रक्चरल लंग डिजीज में कितना अंतर होता है प्रॉपर मैं समझा दूँगा फिजियोलॉजी में, तो इसलिए मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं जाऊँगा। एक स्टेप होगी यूँ क्यों आया, वो क्यों नहीं आया, ये है। तो इसलिए मैं सीधे सीधे स्पायरोमेट्री की डायग्नोसिस पे चलते हैं। स्पायरोमेट्री जो होती है उसमें हमको मिलती है स्कूप्ड, यदि आप ग्राफ बना रहे तो नीचे से स्कूप्ड मिलती है। जैसे नॉर्मल जगह होता है ऐसे इंस्पिरेशन में तो ऐसा ग्राफ मिलता है, एक्सपिरेशन में आपको ऐसा मिलता है यूँ करके, जैसे आपने देखी हो तो थोड़ा सा यूँ करके मिलता है वो ग्राफ पूरा। जिसमें कहते हैं फर्स्ट वाला होता है वो अच्छा खासा ऊपर आता है, और सेकंड वाले तक तो आते आते एक तरीके से हमारी पूरी एयर निकल जाती है, ऐसा होता है ना। इसमें क्या है कि हमारा क्या है कि फर्स्ट वाला हाइट अच्छी खासी आती है, लेकिन पूरी एयर नहीं निकल पाती। पूरी एयर क्या है हमको, जैसे उसमें तो एक्सपायर करने में 0.6 सेकंड का ऐसा टाइम होता है, उसमें पूरी एयर निकल जाती है। ये 0.6 सेकंड का टाइम टेबल रहता है उसका। हाँ, ऐसे टाइम टेबल रहता है ना, उसमें 0.8 सेकंड ECG पड़ा था, तो 0.6 सेकंड में ये है कि इस तरीके से पूरी एयर निकल जाती थी।
0.6 सेकंड नहीं, तो बस 6 सेकंड में तो एयर निकल जाती थी हमारी। लेकिन उसमें क्या है कि 6 सेकंड में भी एयर नहीं निकल पाती, काफ़ी बार जो ड्यूरेशन होता है वो लंबा चला जाता है। जैसे कि इस तरीके से मान के जो रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन है, सिंपल सी बात है, नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगेगा ना उसको। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा क्या है, यहाँ से यूँ सीधा गिर रहा था, सीधा क्या है स्कूप बना के एकदम लंबा सा जाता है। क्योंकि इस तरीके से हमारा क्या कि अब फर्स्ट बार में तो ठीक-ठाक निकल जाता है, ठीक है। दूसरे तीसरे सेकंड में एक तरीके से उतनी एयर नहीं निकल पा रही जितनी हम सोच रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट में तो इतनी फोर्स रहता है अच्छा खासा लंका, लेकिन उसके बाद तो क्या एयर पे डिपेंड करता है दूसरे तीसरे चौथे सेकंड पे, तो और उसमें एयर में उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है निकलने के लिए, जिसके कारण क्या है कि वहाँ पे क्या कि एयर वे में तेरे से सांस निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है शरीर के लिए। ये चीज़ आप थोड़ा समझ रहे हैं। क्षेत्रफल सेम रहता है इसका, क्योंकि वही तरीके से जितनी एयर आ रही है उतनी एयर निकलेगी नॉर्मल की तुलना में, क्योंकि हमारे लंग्स में कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है। लंग्स है जितने पहले फूल रहे थे अभी भी उतने ही फूल रहे हैं, उसके पैरेन्काइमा में कोई दिक्कत नहीं है, जिसके कारण इसको हमें कौन सी डिजीज डेवलप होती है, इसका उसको ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज कहते हैं। जब भी ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज को आपको ग्राफ तो हमको हमेशा नहीं मिलेगा। हम्म, तो या फिर आप ग्राफ बना के आ जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन आपको लिख के आना है एक तरीके से कैसे डायग्नोसिस किया, तो खाली सीधे ग्राफ लिख के आनेंगे तो काफ़ी दिक्कत आएंगी, क्योंकि हर बार ग्राफ तो बनाने बैठेंगे नहीं। तो उसके लिए आपका रेशियो निकालते हैं, एक तरीके से कहते हैं। तो इसका वन होता है 4 एक्सपायरेटरी वॉल्यूम 1 फर्स्ट मिनट का, मतलब फर्स्ट सेकंड का, अपॉन एक तरीके से फोर्थ फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी। जो फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी होती है वही पैरामीटर यूज़ किया जाता है। तो वो क्या रेशियो जो होता है वो 70% से नीचे हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम एक तरीके से, उसे हम काउंट करते हैं किसमें, अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में। अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की जब भी हम बात करते हैं तो हम ये चीज़ सोचते हैं कि इस तरीके से कौन से एयरवे इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि लार्ज एयरवे इन्वॉल्व है, जैसे पहले पहले की, फिर आते मीडियम वाले, और फिर आते स्मॉल वाले, और लास्ट में तो एल्विलाई रहती है। तो मान के जैसे स्मॉल और एल्विलाई वाली इन्वॉल्व है, जिसमें एक तरीके से वो रहती है हमारी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें एक तरीके से स्मॉल ब्रोंकाई इन्वॉल्व है। ब्रोंकस मान लीजिए, ब्रोंकस मान लीजिए, ब्रोंकाई तो कहेंगे, जिसमें स्मॉल जो ब्रोंकस ब्रोंकाई होती है, एक तरीके से ब्रोंकाई होती है, मतलब ब्रोंकस तो कहेंगे, ब्रोंकाई होती है, वो इन्वॉल्व हो रही है। तो इस तरीके से वो क्या कहते हैं, सीओपी क्या कहते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं इसको। और यदि मान के चले हमारा क्या किसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इस तरीके से एल्विलाई लेवल पर हो रही है, तो उससे क्या कहते हैं हम एम्फाइसीमा कहते हैं। ये समझिए आप। और उसके अलावा क्या कहते हैं हम एक तरीके से, यदि मीडियम वाले हो, एक तरीके से मीडियम जो हमारे ब्रोंकस वगैरह हैं, उसमें एक तरीके से मीडियम लेवल पे मीडियम ब्रोंकस वगैरह की एक तरीके से क्या हो रखा हो, उसमें इन्फेक्शन वगैरह या कुछ भी होता है हो रखा हो, पैथोलॉजी हो, तो उससे क्या कहते हैं इस तरीके से, उसको क्या कहते हैं ब्रोंकेटेसिस कहते हैं, ब्रोंकाई में हो सकता है। और उसके अलावा जो लार्ज एयर वे हो उसमें एक तरीके से दिक्कत आ रही, तो उससे क्या कहते हैं एक तरीके से हम अस्थमा कहते हैं, मतलब कहते हैं अस्थमा कम होने को, तो कह रहे हो आप जानते हैं ज़्यादा इन्फ्लामेटरी कंडीशन है वगैरह ये वगैरह, लेकिन उसमें बता रहा हूँ अस्थमा जो होता है उसमें लार्ज एयरवे इन्वॉल्व रहती है। उसमें जैसे ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं तो उसमें इतनी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में स्मॉल एयरवेज वगैरह रहते हैं एक तरीके से, और मतलब या सीओपीडी कहते हैं एक तरीके से, सीओपीडी में स्मॉल एयरवेज वगैरह इन्वॉल्व रहते हैं। और एक तरीके से जो हमारा ब्रोंकेटाइटिस जो होता है उसमें क्या है एक तरीके से रहते हैं मीडियम एयरवे। ये चीज़ तो इस प्रकार हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज की बात करते हैं हम एक तरीके से 3 डिजीज की बात करते हैं, वैसे तो 4 हो जाती हैं, लेकिन पढ़ते 3 के बारे में, सीओपीडी को हम एक में कंसीडर कर लेते हैं इनको मिला के। तो सीओपीडी उसमें क्या मिलता है एक तरीके से, एक तो ब्रोंकेटाइटिस, एक हुई हमारी एक तरीके से अस्थमा, और एक जो हुआ एक तरीके से हमारी कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये वो सब जान गए, ठीक है। तो अब आप बात करके चले थे एक तरीके से वो पेशेंट पेशेंट कैसे करता है, मेन तो ये चीज़ होती है, मेन तो बात है। सीओपीडी बात करके चले तो जो ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन आदमी मिलेगा वो एक तरीके से स्मोकर मिलेगा। स्मोकर एक तरीके से तो ये चीज़ समझ सकते हैं कि बच्चा तो होगा नहीं, सीओपीडी में समझ सकते हैं बच्चा तो होगा नहीं। हाँ, वो हो सकता है तरीके से बड़ा बड़ा आदमी जो कि स्मोकिंग करता हो, या फिर कोई स्मोकिंग नहीं भी करता हो तो दूसरी तरीके से स्मोकिंग हो रही है। जैसे हमारी तरीके से महिला वगैरह हुई, वो गाँव की महिला हुई एक तरीके से चूल्हा चक्का चलाने का काम करती है, तो वो भी सिंपल सी बात है, जब वो चूल्हा चलाने के लिए फूंक फूंक मारती है तरीके से देखा होगा आपने, तो उसमें भी वो तो स्मोक वगैरह अंदर जा ही नहीं ना, वो सांस वगैरह तो हर समय चलती रहती है। आप सोच रहे हैं कि सांस नहीं चल रही है, मैं भी सोच नहीं रहा, अब तो मैं सोचने लग गया क्या सांस के बारे में। तो यदि सोच नहीं रहे तब भी सांस चलती रहती है ना, तो इस तरीके से आप यदि मान लीजिए प्रोटेक्शन यूज कर रखी तो लगाते हैं, मैं प्रोटेक्शन तो मान लीजिए फूंक से हवा मार रहे हो तो इस तरीके मुँह से अंदर चली जाएगी अच्छी खासी हवा। तो इस तरीके से उसमें क्या है कि काफ़ी बार समान होता है कि डस्ट पार्टिकल अंदर चले जाए। डस्ट पार्टिकल का
कोनियों से डेवलप हो सकता है वो एक अलग बात है, उसको अलग एक्सपेक्ट पड़ेंगे। लेकिन जो हमारा जो डिजीज डेवलप होती है मोस्ट कॉमन वो एक तरीके से होती है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, वो बहुत ही कॉमन डिजीज है। मैं पर्टिकुलरली मैंने खुद पर्सनली, मेरा तो अभी तक करियर स्टार्ट नहीं हुआ है एक्चुअली में हिमालय मेडिकल के नाम पे। मैं खुद कम से कम 10 12 केस देख चुका हूँ अभी तक, फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड में सब मैं देख चुका हूँ। फॉर्म इतने ज़्यादा केस आते हैं एक तरीके से, उसमें भी एम्पाइसीमा का केस इतना कॉमन है पूछे ही मत। एम्पाइसीमा सिलिकोसिस तो मानिए इतने कॉमन है पूछे में, तो इनको तो आपको सोचना ही है कि मतलब ये तरीके से क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसे काफ़ी वजह केस होते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए नहीं होती, लेकिन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये किस तरीके से था जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये ऐसे, क्योंकि ये तरीके से इसके बारे में आप खाली अपने हिसाब से डायग्नोसिस बना सकते हैं। आपको कुछ खास इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। चेस्ट एक्सरे में बताऊंगा फाइंडिंग उसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें तो स्पायरोमेट्री में समझिए क्या देखने को मिल रहा है, हकीकत में इन्वेस्टिगेशन कराएं तो ट्रीटमेंट भी आप बता ही सकते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये तो काफ़ी ऐसे क्वेश्चन है जो केस हैं जो कि आप छोटे मोटे लेवल आप खुद ही हैंडल कर सकते हैं। अब कैंसर वाला केस हो गया तो आप वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किस नॉर्मल प्रैक्टिस में इतना आसान तो है नहीं हैंडल करना उसको ये। तो इसलिए बात करें तो सीओपीडी इसलिए कारण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सीओपीडी की। मैं कहाँ रह गया, तो ये चीज़ें एक तरीके से उसमें आ रही थी सीओपीडी में। एक तो ये आ गया हमारा क्या मिला एक तरीके से चूल्हा चकाटे एक तरीके से कैसा मिलेगा हुक्म वगैरह वाला आदमी मिलेगा ज़्यादातर, और उसको क्या मिलेगा एक तरीके से बहुत ज़्यादा एक तरीके से कफ देखने को मिलेगा, एक तरीके बहुत टाइम से कफ हो रखा होगा उसको। और उसके अलावा क्या है, उसके अलावा धीरे धीरे बढ़ती हुई थी प्रोग्रेसिव मान के चलिए डिसैप्निया बिल्ड हो रखा हो, यानी कि सांस लेने में दिक्कत आ रखी होगी अच्छी खासी उसकी। और उसके अलावा क्या होगा स्पूटम वगैरह प्रोडक्शन को देखने को मिलेगा। बाकी एक जो फाइंडिंग मिलती है काफ़ी बार एक तरीके से ट्राईपॉड पोजीशनिंग होती है, जैसे पर्सनली पहले काफ़ी बार बूढ़े बड़े आदमी देखे सीओपीडी के जो कि ऐसे बैठे रहते हैं एकदम यूँ मान लीजिए। मैं कैसे दिखाऊँ, ये हो जाता है हमारा ऐसे यूँ करके बैठे रहते हैं यूँ। ओके इस तरीके से इससे काम करेंगे तो वो एयरवे जो होता है उससे सांस लेने में उसका आसानी होगी। मेन क्या है उसमें लंग्स में कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, तो मेन जो दिक्कत है वो एयरवे में, तो वो एयरवे को खोलने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ है। लंग्स में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। जो दिक्कत आई है एक तरीके से वो आई है हमारे किसमें, एक तरीके से जो एयरवे में। ये एल्वियोलाई का में भी डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, एल्वियोलाई का उसकी इलास्टिसिटी में कम आए थे। एम्फीसीमा का मतलब ये मत समझ लेना एल्वियोलाई का डिस्ट्रक्शन ही हो गया, पूरी पानी भर गया। पानी भरने का भी सेंस होता है एल्वियोलाई में, लेकिन वो इसमें नहीं होता, उसके लिए आगे हम डिजीज बताएंगे प्रॉपर। ये चीज़ है, ये चीज़ समझिए। फिर तो ये इस प्रकार आपको केस प्रेजेंट करता है इस तरीके से कैसे प्रकार जाना है। फिर दोबारा कर लिए तो क्रॉनिक कफ हो रखा होगा उसका काफ़ी ज़्यादा, उसके अलावा डिसेपनिया हो रखा होगा, इस तरीके सांस लेने में दिक्कत आ रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह काफ़ी मिलती है। और उसके अलावा स्पुटम प्रोडक्शन में रखा हो, या फिर इस तरीके से वो हिस्ट्री भी प्रेजेंट कर सकता है इस तरीके से कि उसके पुराने ट्रॉमा में कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हुआ होगा। ये तो इसकी जो कॉजेज की बात करी जाए तो एक तरीके से इसका कॉज जो सबसे आ जाता है मोस्ट प्रोमिनेंट वो आता है स्मोकिंग, जो हम बात करते हैं। यहाँ पे पॉल्यूशन के कारण भी हो सकता है ना, दिल्ली में बैठे हैं तो उसमें क्या था दिल्ली में कहा जाता है कि तरीके से बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने का होगा, मुझे कितने पता नहीं कितने 8 सिगरेट 9 सिगरेट पता नहीं मुझे, ये पता कर लेना। तो वो उसे तो एक तरीके से उसमें भी आदमी सांस लेगा तो उसमें भी सीओपीडी हो सकता है ना उसको। ये चीज़ है ना, भले ही उसने स्मोकिंग नहीं करी लेकिन वो हुआ है तो स्मोकिंग के बराबर ही हो गया। या धूल मिट्टी वाले इलाके में भी जा रहे हैं कोई ऐसा तो नहीं, बस ये वाले डैमेज होने चाहिए। अब वो स्मोकिंग के कारण हो रखे हैं, धूल मिट्टी अंदर जा रही है, उसके कारण जो धूल मिट्टी वाले इलाकों में भी मिलते हैं काफ़ी। या फिर क्या मिलता है एक तरीके से जेनेटिक चीज़ में आ जाती है जिसे कहते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, जिसका एक तरीके से क्वेश्चन आता है एक तरीके से बायोकेमिस्ट्री याद आता है। बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन आ रखा था अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी का था। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन के लिए जब मैंने बताया था एक तरीके से अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन चाहे जब हमने इन्फ्लामेशन वाली प्रक्रिया करी थी तो उसमें मैंने बताया था जो उसमें का जो एंजाइम वगैरह होते हैं बहुत सारे रिलीज होते हैं बहुत सारे, तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है इसे टिश्यू डैमेज कर सकते हैं आसपास के, उसको न्यूट्रलाइज करके लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन काम करता है, जो कि इस तरीके से उस टिश्यू के द्वारा नहीं बनाया जाता, वो बनाया जाता है हमारे लिवर के द्वारा। इस तरीके से लिवर सिरोसिस भी हो रखा है, लिवर सिरोसिस भी क्या इसमें बिल्ड कर सकता है इस तरीके से हमारा, इस तरीके से क्या होगा सीओपीडी में बिल्ड करता है। तो ऐसा नहीं कि स्मोकिंग की हिस्ट्री में तभी हो, ये हो भी सकता है कि इस तरीके से उसकी क्या क्या कहते हैं एल्कोहल की हिस्ट्री हो तब भी मिल सके उसमें। हालांकि उसमें सिम्टम वगैरह बहुत सारे वार्ड्स मेजोरिटी मिलेंगे, लिवर से उसमें तो बहुत बड़ी बीमारी आ गई तब उसमें खाली सीओपीडी तो कंसिडर करेंगे नहीं। लेकिन ये कि उसमें एक तरीके से हो सकता है कि इस तरीके से वो लिवर सिरोसिस के साथ जुड़ी हुई हो। जी जी ये तो उसमें क्या है एक तरीके अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी, जिसके कारण क्या होता है जो प्रोटेक्टिव एंजाइम जो होता है एक तरीके से न्यूट्रोफिल ईस्टरेज वगैरह जो होती है तरीके जो और जो हमारे तरीके से प्रोटीओलाइटिक एंजाइम होते हैं उसका उससे प्रिवेंशन करना होता है टिश्यू डैमेज का, वो नहीं कर पाते।
जिसके कारण टिश्यू का डैमेज होता है। इस तरीके से किसका डैमेज होगा, इस तरीके से एम्पाइसीमा की बात कर रहे हैं मतलब, तो एम्पाइसीमा में इस तरीके से एल्वियोलाई का डैमेज होता है, एल्वियोलाई की इलास्टिसिटी हो जाती है, उसको डैमेज होता है, जिसके कारण क्या है एल्वियोलाई, जैसे मान के चले मैं मतलब गुब्बारा, ये सारे क्वेश्चन मैं पुराने टाइम पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं उतने अंदर नहीं आ रहा। तो उसमें गुब्बारा होता है, तो गुब्बारे में हवा भरी है आपने, तो इस तरीके से तो काफ़ी इलास्टिक गुब्बारा हुआ, इस तरीके बहुत ऊपर तक फैल रहा हो, जैसे आपने हवा छोड़ी पूरा भेज दे रहा है हवा को। एक जो होता है नॉन इलास्टिक गुब्बारे, तो आपने हवा मारी तो पहले तो उतना फूल नहीं रहा, और आपने छोड़ दी तो पूरा उतना वापस अपने नॉर्मल साइज में आ भी नहीं, वो फिक्स उतने साइज पे रह जा रहा है, ये चीज़ है। तो ऐसा इस तरीके से एल्वियोलाई में होता है, जो अपने साइज में रहने आने वाली घटना को क्या कहते हैं, इस तरीके से ब्लैक फॉर्मेशन कहते हैं। समझिए, तो ये घटना देखने को मिलती है। उसमें ऑब्स्ट्रक्शन कैसे हुआ, ये चीज़ सोचेंगे। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऐसे हुआ कि एक तरीके से जो हमारी हवा जा रही है उसके ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हम इसको जो भी शंट वगैरह वाली डिजीज कहते हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज वगैरह, जो हमारे पल्मोनरी फाइब्रोसिस में जैसे डिफीजन जो होता है उसमें कमी देखने को मिलती है, हालांकि इसमें भी कम हो जाता है लेकिन उस लेवल पर कम नहीं होता जितना कि हम सोचा जाता है, तो वो चीज़ें वो उसमें नहीं मिलती। हवा जाती है लेकिन वो पूरे पूरे भरने की जगह वो उतनी ही भर पाती है। लंग पैरेन्काइमा में अभी तक कोई दिक्कत है वो नहीं आई है। इस तरीके से मान के चले जो गैसेस का एक्सचेंज जो हो रहा है इस तरीके से वो अभी भी चल ही रहा है। हम्म पहला ऐसे याद कर देना, आपको एक्सक्रीशन करने में दिक्कत आ रही है ना, एक्सपायर करने में, तो एक तरीके से जो ब्लैल्व जो होते हैं, एक तरीके से वो एक इलास्टिक गुब्बारा मान के चलो वो जल्दी फूल गया, तो उससे आपको एयर निकलेगी, वो थोड़ी सी जल्दी निकलेगी ना, समझिए। पर जरूरी थे ना आगे के पाए पोस्ट में दिक्कत हो सकता है इसके गुब्बारे की इलास्टिसिटी में दिक्कत हो, जिसके कारण ये गुब्बारा उस स्पीड से पिचा गिर रहा है। पहली बात तो ये समझिए कि गुब्बारे के जो तरीके से ट्रांसपोर्ट है, एपिथेलियम जो है, ये तरीके गैस की ट्रांसपोर्ट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जितनी हवा जाएगी उसमें एक तरीके से CO2 O2 का ट्रांसपोर्ट प्रॉपर चलेगा। ये जो दिक्कत है इस तरीके से पिचा करने और फूलने में, तो इस तरीके से जो फूलने के नाम पे एक तरीके से इलास्टिसिटी का लॉस हो गया, तो फूलने के नाम पे के बाद तो ठीक ठाक फूल जाए, भले पूरा उतनी फूले उसके हिसाब से, लेकिन ठीक ठाक फूल जाएगी, जो आपस में रिकॉल करने वाली क्षमता जो होती है उसमें कमी आ गई है, जिसके कारण क्या है, वो धक्का ही नहीं मार पा रहा है ना। जैसे मान के चलो आएगा एयर वे सही भी हो, तो सिंपल सी बात है, एक तरीके से उसको जो हवा खाली करने में तो टाइम लग ही रहा है ना, डायफ्राम को ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है और ज़्यादा लंबे टाइम तक जा रही है इस तरीके से, भाई ओवरऑल रेस्पिरेटरी रेट तो कम आई गई ना उसकी, क्योंकि एक तरीके से जो नॉर्मल रेस्पिरेशन में जितनी ऑक्सीजन इतनी ट्रांसपोर्ट कर पा रहा था उतनी क्यों नहीं कर पा रहा, अब क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस तरीके से उतनी एयर वो एक्सपायर ही नहीं कर पा रहा अभी तक। हम्म ये ना, जितने एक तरीके से जो एयर को एक्सपायर करने पहले उसको 6 सेकंड लगते थे, अब उसको एक्सपायर करने में एक तरीके से कितने टाइम लग रहा है, तरीके 9 यानी 10 सेकंड लग रहे हैं। भैया इतना टाइम तो भैया इस तरीके से रेस्पिरेटरी रेट स्लो ही हो गई ना, इस तरीके से 10 सेकंड में एक रेस्पिरेटरी साइकिल चल रही है, इस तरीके से शॉर्टनेस और ब्रेथनेस तो डेवलप हो गया है, डिसएपनिया डेवलप हो गया ना उससे, ये चीज़। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है, तो इस प्रकार हम इसको गाइडलाइन करते हैं तरीके से क्राइटेरिया के आधार पर हम इसकी सीवियरिटी को डिवाइड करते हैं। तो सीवियरिटी के आधार पर जो मेन जो क्राइटेरिया होता है वो हमारा FeV1 रहता है, क्योंकि इस तरीके से हमने रेशियो के आधार पर पता कर लिया इस तरीके से कितने में। तो FeV1 के लिए बताऊँ मैं, जो नॉर्मल जो रहता है इस तरीके से 80% से ऊपर रहता है, मतलब कि इस तरीके से 80% तक की जो एयर जो होती है हमारी, वो पहली बार में निकल जाती है, पहले सेकंड में निकल जाती है। ये ना जैसे ग्राफ जो होता है उसमें पहले सबसे पहले ऊंची आती है, फिर एक तरीके से जो तिरछा ग्राफ आता है वो 80% पहले बार में निकल जाती है, फिर ये धीरे धीरे निकलती है, ये ना। तो उसमें क्या है कि एक तरीके से 80 उतनी हवा उतनी तेजी से नहीं निकला, हर दूसरे सेकंड तीसरे सेकंड में तो और भी कम निकलेगी, बस पहले सेकंड में तब भी हो सकता है ठीक ठाक मात्रा में निकलना, दूसरे तीसरे सेकंड में तो और भी कम निकलेगी। लेकिन ये कि वो फर्स्ट सेकंड के फर्स्ट पे कितनी निकल पा रही उसके आधार पर हम कुछ हद तक डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब ये हो जाएगा कि वो आदमी एफर्ट डाला उसके बावजूद जो एयरवे है तरीके से वो खाली नहीं हो पा रहा है, ये समझे। मतलब होने को फर्स्ट वाले में उसने एफर्ट डाला, एयरवे खाली हो गया, लेकिन उसके बाद के वो ग्राफ है वो नीचे आ गया, क्योंकि इस तरीके से उसका एफर्ट डालने में तो एयर निकल गई, इतनी जैसे मैंने बताया ट्राइपॉड पोजीशन आई है, तरीके से एफर्ट डालने गए तो हो गया डायफ्राम पे, तो एफर्ट डालने पे तो वो चीज़ें फर्स्ट सेकंड में सही ढंग से एयर निकाल पा रहा है, लेकिन जो सेकंड थर्ड सेकंड में जो एयर निकलेगी उसका तो एफर्ट से तो कोई खास संबंध नहीं है, वो तो एयर वे के अनुसार निकलेगी, तो वो उसमें कमी आ रखी है ये।
मतलब एयरवे की कंडीशन खराब है सेकंड थर्ड ईयर में, तो एयरवे की कंडीशन फर्स्ट के मामले में अब मैं बता चुका हूँ, इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही लंबा लगा रहा है लेक्चर ये तो ये चीज़ है। तो इस प्रकार आप चीज़ों को याद रखें। एक क्या हो गया, तो इस प्रकार आप चीज़ों को याद रख सकते हैं कि इस प्रकार की मतलब FeV1 यानी कि FeV1 यदि सही भी है, मान लीजिए मैं मेरे कहने का मतलब ये था FeV1 काफ़ी बार ये मान लेते हैं FeV1 का जो मेन नॉर्मल रेशियो होता है 80% से ऊपर रहता है, तो मान के चलो 80% से ऊपर है, जैसे COPD की स्टेज 1 बात करते हैं स्टेज, तो उसमें भी क्या है वो एक तरीके से माइल्ड वाली स्टेज होती है, उसमें भी 80% से ऊपर रहता है, तो कुछ उसको COPD में कंसिडरिंग नहीं डालते कि COPD तो ही नहीं है इसको, तो COPD है उसको क्यों, क्योंकि एक तरीके से हमारा क्या है कि हम नहीं चाहते कि उसको हर बार एफर्ट डाल के सांसें लेनी पड़े। देखनी आ रही है चक्कर पड़ेगा। तो ये चीज़ है, तो FeV1 का क्राइटेरिया नहीं होता है बटे अपॉन में एश्योरेशन होता है डायग्नोसिस करने के लिए, लेकिन स्टेज में हम डिसाइड कर सकते हैं कि तेरी फोर्स में लगाने पे भी कितने उसको एयर को निकाल पा रहे हैं, तो उसके लिए कहते हैं FeV1 होती है, तो FeV1 का रेशियो यदि 80% से ऊपर है तो उसमें माइल्ड कंडीशन है, यानी कि तेरी फोर्स लगाने पर तो एयर निकाल ही पा रहा है वो। फिर उसके अंदर 80% से नीचे आ जाती है तो 50 से 80 तक है, 50-79 तक, तो उससे क्या कहते हैं मॉडरेट में डालेंगे ये। फिर 30 से मतलब 20 कर दिया ना, 30 से लेकर 49 तक किस लिए डालेंगे हम इस तरीके से, सीवियर कंडीशन में डालेंगे। ये तो उसका 30 से भी कम है तो उससे क्या कहते हैं तरीके से वेरी सीवियर। तो इसमें आपको याद रखना साइकिल रहती है इस तरीके से, ये कौन सा क्राइटेरिया है, गोल्ड क्राइटेरिया, नाम को जरूर याद रखना इस तरीके से, कौन सा क्राइटेरिया है, गोल्ड क्राइटेरिया रहा। इसके आधार पर हम ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को भी डिसाइड करते हैं इस तरीके से कौन कौन सी रहती है। गोल्ड AB के नाम पर ट्रीटमेंट गाइडलाइन रहती है, तो उसको हम बारे में बातचीत करेंगे। तो ये चीज़ होती है गोल्ड कैटेगरी, आप पता लगा सकते हैं एक तरीके से उसको किस लेवल की कंडीशन है। और जब भी डिसेप्निया की बात की जाती है तो हम एक और कैटेगरी को यूज़ करते हैं हम MMRC गाइडलाइंस को। MMRC गाइडलाइंस क्या होती है, तो MMRC गाइडलाइंस होती है ये बताती है कि डिसेप्निया किस लेवल तक है। ये इसका मतलब ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को बताती है प्योर, इससे कोई संबंध नहीं, चाहे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ चाहे कार्डियक कॉज के कारण हो, कार्डियक कॉज भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में डेवलप करता है इधर एडिमा वगैरह के रूप में, लेकिन हो सकता है कि इस तरीके से वो पल्मोनरी कॉज भी हो, मतलब हो सकता है मेन तो पल्मोनरी कॉज ही हो, कार्डियक कॉज भी हो। तो इस तरीके से दोनों चीज़ों का आप लिख सकते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यदि सिम्टम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तभी लिखना है। हकीकत में वैसे हिस्ट्री टेकिंग में जैसे काफ़ी बार MMRC गाइडलाइन में मिस लिया जाता है तो उसके हमेशा ले देते हैं MMRC, जब भी इतनी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की चाहिए तभी इतनी उसको लिखना रहता है। तो उसमें जो होता है MMRC गाइडलाइंस में क्या होता है, तो MMRC में होता है जीरो। जीरो का क्या मतलब हुआ, जीरो का मतलब हुआ कि एक तरीके से नॉर्मल जो है एक तरीके से आदमी बहुत तेज काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है तो उसकी सांस फूल रही है, तो जो कि नॉर्मल फूलती ही है। तो अब ऐसे किसी की फूल रही है तो उसे हम यो सीना कहेंगे तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रखी है, तो भैया वो तो वो चाटे मार देगा साले, इतने सारा काम कर रहे हैं, कह रहे थे डी डायग्नोसिस कर दी, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ है कि एक तरीके से कोई बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को रही है सीरियस एक्सरसाइज में, तो हम उसको एक तरीके से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में नहीं करेंगे। नॉर्मल जिम जाने में तो उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, उसको डी में डायग्नोसिस कर देंगे, COPD वगैरह डिसएपनिया में डायग्नोसिस कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि इस तरीके से उसको क्या हो गया, एक तरीके से वॉकिंग कर रहा है इस तरीके से, जैसे मैं दौड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, वॉकिंग की बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके से वो नॉर्मल ट्रेडमिल में चल रहा है तो थोड़ा सा इंक्लाइन किया, उसी में उसकी सांस फूलने लग गई ये, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें क्या कहेंगे इस तरीके से स्टेज 1। ये काफ़ी बार होते बड़े बूढ़े होते इस तरीके से ठीक ठाक दूरी पे जाने पर फूलने लग जाती सांस, ये ठीक ठाक वो तो नॉर्मल ही हो गया एक तरीके से, चलने में फूल जाती है तो चले के देगा आदमी। हाँ, फिर होती है स्टेज 2 जिसमें क्या है कि इतनी तो स्टेज 1 और जीरो में पता नहीं रहता, क्योंकि असल ये नॉर्मलाइज हो गया है कि किसी को मतलब जैसे सीवियर एक्सरसाइज करने पे तो सिंपल होता है किसी आदमी को खुलेगी, लेकिन ये कि एक तरीके से वॉकिंग करने पे भी खुल जाती है, आजकल पैदल चलने में भी आदमी के साथ खुलने लग जाती। लोग इसलिए क्या कंपैरिजन किया जाता है स्टेज 2 वाले में, तो उसमें क्या कि एक तरीके से सेम आदमी है, बगल वाला भी चल रहा है, तो सेम उम्र का भी होना चाहिए, ऐसी बात नहीं कि उम्र का नहीं है, मतलब उम्र में तो अंतर है, हकीकत में डिसेबल के लिए थोड़ा अंतर अलग रहेगा, तो ये तो बड़े बूढ़े आदमी के लिए मेरे लिए बाहर की चलो मेरे सेम उम्र का आदमी चल रहा है मेरे संग, लेकिन वो उसको तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डेवलप हो गई, ये वो तो मतलब भैया शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ गई, रुक रुक आगे जा रहा है, बीच में रुक गया, फिर चल रहा है, फिर रुक गया, मान के चलो बड़े जैसे कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं बड़े बूढ़ों में ये चीज़ रहती है वो रुक रुक आ जाते हैं, तो वो उसकी बात है, वो अपनी सेम एज के अनुसार सही है। लेकिन मेरे संग का ही आदमी था उसके अंदर ये चीज़ आ रही है, तब वो सीवियरिटी वाला केस आ जाता है, तो थोड़ा सा इस तरीके से हो गया
वो होते स्टेज 2 आ गई। ये एक दो ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या है कि एक तरीके से उसके पास कंपटीशन भी नहीं है कि हकीकत में तो जितनी स्पीड से चलना है उतनी स्पीड से चल, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चल। लेकिन क्या कि उसके बावजूद उसको हर 10 यार्ड चलने के बाद रुकना पड़ रहा है कि भैया रेस्ट लेने के तभी ये चलेंगे हम। तो उस वजह से शॉर्टनेस सब रहता है तभी तो रेस्ट ले रहा है ना वो। तो ये चीज़ किस पे आएगी, हमारी स्टेज 3 पे जो सबसे सीवियर रहती है, जो ज़्यादा पेशेंट में आपको लिख के आनी है, जैसे समझ में नहीं है तो 4-3 में छाप देना, जैसे 3 में छाप ही देते हैं, 4 में भी छाप सकते हैं, जैसे मोस्ट कॉमन। तो उसमें क्या हो सकता है, आप पे कुछ भी नहीं कह जाएगा ना, एक तरीके से घर में चला जाएगा ना, कई तरीके से बाहर बाहर जाया जाएगा, एक तरीके से मतलब वो एक आदमी है वो घर में ही रहता है, बाहर बाहर निकलता ही नहीं है, कुछ भी करता नहीं है, एक तरीके से बस बिस्तर पर बैठा रहता है, एक तरीके से। हालांकि उसका केस का थोड़ा सा अलग हो जाता है, मतलब होने को वहाँ पर काफ़ी बार ये काम अपनी मर्जी से करता है, लेकिन ये कि कुछ सेंस में उसकी मजबूरी वो होती है कि इतनी बाहर निकला, थोड़ा बहुत ही चला, उसमें भयंकर ही लेवल पे सांस फूल गई उसकी, घर पे थोड़ा बहुत एकदम काम पाम करने लग गया एक तरीके से, तो ये चीज़ उसमें सांस फूलने लग जाती है, डर लगने लग जाता है, घर छोड़ा ही नहीं छोड़ा, तो ये चीज़ है। तो इस प्रकार हमारा कुछ एकदम पेशेंट में ये कंडीशन मिल सकती है, MMRC 4 में कंसीडर करते हैं उसको। तो ये एक तरीके से 4 क्राइटेरिया होते हैं। पर्टिकुलर आपको हिस्ट्री दे कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की इस तरीके से, तो उसमें MMRC 4 ही कर देना, क्योंकि हकीकत में यदि इसको सीवियर लेवल में दिक्कत थी तभी तो हकीकत में आया। क्योंकि सिंपल सी बात है, 10 यार्ड 100 यार्ड चलने पे उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए तो आदमी हॉस्पिटल तो जाएगा नहीं ना, आदमी ज़्यादा बेड रेस्ट करने लग जाएगा। हॉस्पिटल तो तभी जाएगा ना जब उसके हकीकत में घर में बैठे बैठे सांस फूल रही है तभी तो जाएगा। तो ये चीज़ आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का क्या स्पेसिफिक मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको MMRC 4 करना चाहिए क्राइटेरिया में। ये मेरे कहने का मतलब है हिस्ट्री टेकिंग में। तो हकीकत में ये फाइनल ईयर वालों के लिए बता रहा हूँ मैं। अब इसमें आते हैं एक तरीके से गोल्ड वगैरह का क्राइटेरिया होता है, इसका नाम जो T20 ब्रेथ हुआ था, मैं फाइंडिंग वगैरह बताता हूँ। तो फाइंडिंग वगैरह में तो मैंने थोड़ा बताऊँ, चलो इसके बारे में थोड़ा जी इसकी डिटेल और थोड़ी सी फाइंडिंग्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो एम्फाइसीमा जो होती है उसमें क्या फाइंडिंग मिलती है, एम्फाइसीमा में जो फाइंडिंग मिलती है, पहले बात तो चेस्ट एक्सेट पे तो हाइपर इन्फ्लेटेड ब्लैक फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने बताया था वो एक तरीके से हवा गई तो मान लीजिए पूरा बाहर से को प्रेशर लगाया डायफ्राम ने तब तो पिचक गया, लेकिन सिंपल सी बात है पूरा तो नहीं पिचकेगा क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी है वो तो खत्म हो गई ना, पिचकने की क्षमता तो खत्म हो गई उसकी एल्वेलाई की। ये मैं पहले कह रहा हूँ एल्वेलाई के ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन कर देना। हाँ कि एल्वेलाई ट्रांसपोर्टेशन में देखिए साइनोसिस का नाम है क्लविंग कर देना, साइनोसिस क्लविंग भैया ये तो जिंदगी में नहीं करना है, कर दिए तो वैसे बाकी सब समझ जाना। तो ये चीज़ है, तो साइनोसिस में ही डेवलप होता है एक तरीके से, ये चीज़ ध्यान रखना। साइनोसिस नहीं डेवलप होता और डिजीज में कर सकते हैं, अस्थमा में कर सकते हैं, COPD में कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी मत कर देना साइनोसिस, क्योंकि इसमें साइनोसिस नहीं होता है जनरली। तो इसलिए इसको साइनोसिस नहीं करता, इससे नाम पे सब पिंग फफर कह देते हैं। जैसे मुझे दूसरी डिजीज आती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, स्मॉल एयरवे में हुआ, उसमें क्या हुआ हमारा एसएसएम म्यूकस का प्रोडक्शन हुआ एक तरीके से। तो म्यूकस के प्रोडक्शन के कारण क्या हुआ, उसके कारण उसके जो वॉल ब्लॉक हो गई एक तरीके से, एयर का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा। तो उसमें क्या क्या तरीके से आपको मिल सकता है, आप कह सकते हैं कि साइनोसिस मिल जाए। इसमें भैया जिंदगी में साइनोसिस नहीं मिलता, ये मैं कह के आ रहा हूँ, एक दो बार मैं और कह चुका हूँ। यदि साइनोसिस मिल रहा है तो बहुत ही सीवियर केस है, मतलब सीवियर मतलब बहुत ही ऊपर लेवल पे जा चुका है केस। साइनोसिस क्लबिंग ये चीज़ देखने को मिल रही है, तो ये चीज़ नहीं देखने को मिलती जनरली। अब COPD आप कह देते हैं कि COPD में मिल जाती है, तो COPD में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी आता है, लेकिन एम्पाइसीमा में तो जिंदगी में नहीं मिलती। और क्लबिंग तो उसमें भी देखने को नहीं मिलती, क्लबिंग वाला जो केस होता है एक तरीके से, जो हमारा COPD का जो दूसरा रेट था ना क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, उसमें भी देखने को नहीं मिलती, दोनों चीज़ नहीं दी। तो ये क्लबिंग के जैसा तो करना ही नहीं है, साइनोसिस भी थोड़ा सा अवॉइड करना। हालांकि साइनोसिस मिलता है तरीके से सीखा उसके, ये कहते हैं ब्लू वाटर कहते हैं, और इसको कहते हैं पिंक पफर कहते हैं। ये तो मतलब थोड़ा सा पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट पहुंचे, तो पिंक पफर और ब्लू वाटर रहते हैं। थोड़ा बहुत और बात करें पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट से, तो इसमें क्या बोलता है हमको, एक तरीके से एम्पाइसीमा के टाइप रहते हैं। एक होते हैं हमारा एक तरीके से सेंट्री एसिनर। सेंट्री एसिनर किसके द्वारा होता है, हमारा एक तरीके स्मोकिंग के कारण होता है। सेंट्री एसिनर किसके कारण डेवलप होता है, स्मोकिंग के कारण होता है। और इस तरीके से किस में लोब में रहता है, ये मोस्टली अपर लोब में देखने को मिलता है। और दूसरा क्या हुआ है, इस तरह पेरी एसिनर। पेरी एसिनर किस में देखने को मिलता है, इस तरीके से अल्फा-1 एंटीऑक्सीडेंट डेफिशिएंसी में, और ज़्यादा किसमें देखने को मिलता है, लोअर लोब में देखने को मिलता है। मतलब इस तरीके से एक दूसरे के साथ सेंट्री पेरी स्मोकिंग पेरी ये दो कुछ थे, इस तरीके से सेंटर वाला ऊपर जाएगा, जैसे अपर लोब लगा लीजिए, ये सब है।
क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पे आते हैं थोड़ा सा। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में जो मेन हिस्ट्री मिलती है आपको, मिलती है एक तरह कफ की मिलती है, थोड़ी बहुत आपको एक तरीके से वीज की हिस्ट्री भी देखने को मिल सकती है। बाकी आपको एक तरीके से साइनोसिस से आपको अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अभी क्या है यार ये आफत है इसकी, इससे ये चीज़ें, इसमें साइनोसिस में क्या डायग्नोस करते हैं इस तरीके से, 3 महीने तक कफ, एक महीने साल में 3 महीने तक इस तरीके से कफ आना चाहिए उसको। और ये चीज़ एक तरीके से 2 साल तक होनी चाहिए। तो इससे क्या कहते हैं, एक तरीके से मतलब ये तरीके कफ एक तरीके मेन फैक्टर रहता है उसमें। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को उतना मेन फैक्टर हम मान सकते हैं, लेकिन उतना मेन फैक्टर मानते नहीं है। मेन जो फैक्टर रहता है इसमें कफ का रहता है, इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का, जिसमें क्या है तरीके से सीलिया का डैमेज हो जाता है, जिससे कारण जो म्यूकस की क्लियरेंस करने का जो काम होता है, फिर सीलिया का म्यूकस की क्लियरेंस करने का जो काम है वो एक तरीके से नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या है जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड है उसकी क्या है आपको हाइपरट्रोफी आपको देखने को मिलती है। फिर हम आते हैं पैथोलॉजी पे। तो पैथोलॉजिकली जो आपको पता होना चाहिए वो होते हैं वो राइड इंडेक्स पता होना चाहिए। राइड इंडेक्स क्या होता है, इस तरीके से जो म्यूकस वाली लेयर जो होती है उसका अनुपात किसके धर्म भरते हैं, हमारे जो एपिथेलियम जो होते हैं पूरी तरीके से ब्रोंकस की, उसके अनुपात जो नॉर्मली क्या होता है 0.4 से कम रहता है, उसमें क्या है तरीके से 0.5 को क्रॉस कर जाता है काफ़ी एक तरीके से। हाँ, तो ये थोड़ा रीड इंडेक्स थोड़ा याद रखें एक तरीके से, मुझे ध्यान है ये क्वेश्चन पूछा गया था मेरे हिसाब से पैथोलॉजी में पूछा गया था। ये सेमेस्टर था या क्यूसी था, मुझे याद नहीं आ रहा यार, वो सेमेस्टर में पूछा गया था। ये राइट इंडेक्स था एक तरीके से 2 नंबर का आता था, तो 2 नंबर का ही लिखूंगे और कितने का 5-6 नंबर तो वही लिखने बोले। अब 5-6 नंबर का आता है तो मेरे हिसाब से तो पूरा इसमें नहीं कर दिया क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को। ये मतलब उसमें एक तरीके सीओपीडी शब्द यूज नहीं किया जाता इस तरीके से। सीओपीडी हम मेडिसिन में यूज करते हैं, तब इस तरीके क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एम्फीसिमा प्रॉपर एक अलर्ट डिजीज के रूप में चलती है। तो ये हमारा एक पैथोलॉजिकल एक्सपेक्ट हो गया एक तरीके से। पैथोलॉजिकल एक्सपेक्ट भी एक्सप्लेन करना है, मैं पैथोलॉजिकल अलग से कई लेक्चर लूंगा इनका। तो ये चीज़ें इस प्रकार हो गए। मतलब इस तरीके से आपको सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलता है। मेन तो साइनोसिस देखने को मिलता है, कोई तरीके से एयरवे बंद हो गए तो ट्रांसपोर्टेशन तक तो पहुंचेगी नहीं, उसमें नहीं मिलता। तो साइनोसिस हो गया एक तरीके से, उसमें ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत ही नहीं है ना, वो उसको फोर्स लगाने में दिक्कत आ रही है ना, ये है ना। बाकी होने पर तो ये चीज़ हो सकती है कि उसको क्या सांस लेने में दिक्कत का ये है इस तरीके से वो एयरवे लौट नहीं रही, ये तो सांस लेने में दिक्कत जरूर आ सकती है कंपैरेटिवली जो इस तरीके जो हमारे से उसके पेशेंट को आगे इसमें भी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में भी देखने को मिलती है। लेकिन ये कि साइनोसिस तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, ये चीज़ आप जानेंगे। इसमें जो क्या फाइंडिंग देखने को मिलेंगी ये चीज़ पता होना चाहिए। तो इसमें बस हाइपर इन्फ्लेटेड लंगे, फ्लैटनिंग और डायफ्राम देखने। हाँ, उसमें बात करते हैं एक्सरे वाली फाइंडिंग की बात करते हैं। एक्सरे वाली फाइंडिंग जो मिलती है हमको तो फ्लैटनिंग और डायफ्राम देखने को मिलता है ये। और मैं जो एम्फाइसीमा के लिए बता रहा हूँ, एम्फाइसीमा के फ्लैटन, एक तो हमको क्या देखने को मिलता है हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ लंग, जिसको बारे में हमें कैसे पहचानते हैं हमें पता नहीं है हकीकत में। मैं तो ज़िंदगी में देखा हाइपर इन्फ्लेशन कैसे पहचानेंगे। तो ये चीज़ें तो अब मैं एक तरीके से हिंट बता रहा हूँ क्या है क्या नहीं है आपको। जो मैंने पर्सनली एक्सरे वगैरह देख रहे हैं तो इस तरीके से मैं जो मोस्ट कॉमन फाइंडिंग देखी है वो देखी मैंने फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम। और फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम में कर लेना समझ नहीं पाता आदमी का, क्योंकि होने को मान के चले उसने लेक्चर इंस्पायरेटरी स्टेज में लिया तो इंस्पायरेटरी स्टेज में तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा फ्लैट तो रहता ही, तब कैसे पहचानेंगे। तो उसमें एक शेडो जरूर दिखती है, जैसे मान लीजिए डोम की। पहले वो तो ये पहचान लेना कि इंस्पिरेटिव फिल्म है या वैसे ही, तो थोड़ी बहुत क्या डोम की शेप दिखती है और उसमें क्या ऐसा लगता है तरीके से कितने फ्लूइड सा डाल दिया। पहली बात तो वो फ्लूइड के नाम पे उसको कंफ्यूजन मत कर देना फ्यूजन से, क्योंकि उसमें क्या ब्लंटिंग देना मेस का साइन देने वालेगा। ये देखो इसमें एक हमारा एक्सरे में ये फाइंडिंग मिली, तो अब एक्सरे में लेके आना पड़ेगा कहीं से कहीं से, एक्सरे में भी तो पूछना। तो ये हमारा एक्सरे चेस्ट एक्सरे बड़ी मुश्किल से मिला है ढूंढने पे। तो ठीक है, तो उसका फाइंडिंग बात करते हैं। पहली बात तो ये पहचान सकते हैं हम एक्सपिरेटरी फिल्म है कि तरीके से इंस्पिरेटरी फिल्म है। तो मैं बता दूँ इसमें आप आएगी साइड से रिव्यू लेना 5-6 पे खत्म हो जाएगी, 4-5 पे इसमें तो 1 2 3 4 5 पे 4 पे खत्म हुई। तो ये एक्सपायरेटरी फिल्म है। और यदि मैंने नीचे 6 तक जा रही है तो वो एक तरीके इंस्पिरेटरी फिल्म है। और इसके अलावा क्या पता होना चाहिए आपको, चीज़ें देखनी जरूरी है। पहली बात तो इसमें आपको क्या देखना जरूरी है कि इस तरीके की ओवर एक्सपोजर की इस तरीके से अंडर एक्सपोजर। तो इस तरीके से मान के चले इसमें क्या सिस्टम देखने को मिल रहा है आपको। थोड़ा सा मैं और आसपास कर दूं तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको, जो ट्रैकिया की जो इस तरीके से जो
स्पाइन जो होती है इस तरीके वर्टिब्रा की, वो इस तरीके से ट्रैकिया के पीछे तक देखने को मिल जाएगा, हार्ट पे नहीं देखने को मिल रही ये। तो इस तरीके से कैसा है, इस तरीके से ओवर एक्सपोज है कि इस तरीके से अंडर एक्सपोज है, परफेक्टली एक्सपोज है। क्योंकि मान के चले इस तरीके से नीचे तक देखने में मिलती है ओवर एक्सपोज होता, और इस तरीके से ऊपर पे भी नहीं देखने मिलता, अंडर एक्सपोज होता। तो ये चीज़ पहचाननी होती है। इस तरीके से आपको इधर से इंस्पिरेटिव फिल्म है, एक्सपिरेटिव फिल्म है, ये पहचाननी होती है, और ये परफेक्टली एक्सपोज है, ये पहचाननी होती है। और एक तो ये पहचानना होता है इस तरीके से किस साइड का है। तो इसमें ये लगा लीजिए किससे कम की दूरी है, तो इसे ये पता लगा सकते हैं। तो उसमें लगा लेंगे कि इस तरीके से ये थोड़ा सा ज़्यादा पास से रखी है, ये कंपेरेटिव ना देखो, ये वाली है, ये थोड़ी दूर लग रही है ना, जो मिड पॉइंट से देखना, तो ये ज़्यादा पास हो रखी है हमारे, तो ये पास हो रखी है। तो इस तरीके से कौन सी साइड है, राइट साइड है, तो राइट साइड इस तरीके से डेविएटेड होता है, इस तरीके से राइट साइड में मुड़ा हुआ था आदमी थोड़ा सा, उसके कारण क्या कि इस प्रकार आया। तो इस तरीके से किस प्रकार का एक साइड हो गया, राइट साइड थोड़ा सा डेविएटेड है। चौथी जो फाइंडिंग पता करनी होती है आपको इस तरीके से, वो नॉर्मल की थी ट्रेकिया डेविएटेड है कि नहीं। तो इस तरीके से ट्रेकिया काफी तो सेंटर लाइन में लग रही है, तो ट्रेकिया डेविएटेड नहीं है। ये तो हमारे इतनी नॉर्मल, जब हर किसी को एक्सरे में बोल रहा था, भले नॉर्मल केस क्यों ना हो, ये चीज़ें। फिर हम क्या है सीपी एंगल चेक करते हैं, तो सीपी एंगल जो हमको होता है ये कोस्टोफ्रेनिक एंगल होता है। तो ये इसमें मैं बताना चाह रहा था मेन तो इस तरीके से जो डायफ्राम जो होता है इस तरीके से डोम शेप देखने को मिलेगा, डोम शेप देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी बार ऐसे मान लीजिए आप शेडो में तो इस तरीके से कुछ समझ में नहीं आता, तो ये डायफ्राम को पहचान लेना कि डायफ्राम डोम शेप है। उसके बाद क्या जो लाइनिंग है वो बिल्कुल सीधी मिलेगी, इसके ऊपर का बिल्कुल सीधा एकदम सफेद का यो मिलेगा इस तरीके से, उसे क्या कहते हैं, तो फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम। यो मत कंफ्यूज कर देना कि यो जा रही है, क्योंकि यो चली जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, सीपी एंगल ब्रंट कहते हैं। ब्रंटिंग किस में पाई जाती है, सीपी एंगल ब्रंटिंग तो जाती है में प्लूरल इफ्यूजन में पाई जाती है, जो कि क्या है एक तरीके से किस प्रकार की कंडीशन है, जो हम बात करेंगे उसके बारे में अभी क्या ही होता हूँ। ये चीज़ है, ये ट्रिक होते हैं। तो ये सीपी एंगल से आप पहचान सकते हैं। बाकी की बात जो उसमें क्या है आपके और ये हार्ट जो है तरीके से काफ़ी अच्छा खासा एक्सपेंडेड मिलता है अभी। इसमें भी ये बताने कार्डियोमेगाली भी आप पहचान सकते हैं। बस ये जो है हार्ट का ये तरीके रेशियो जो होता है इसके 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बस इतना। और ये 50% से ज़्यादा तो ठीक है, मतलब ज़्यादा भी नहीं है। ये चीज़ें इस प्रकार आप चीज़ों को पहचान सकते हैं ये। और क्या देखना है इस तरीके से पेरेंट का इमेज चेक करेंगे आप। तो हालांकि ये एक्सरे इतना बेकार आया है पूछिए मत, तो बीच है। अब इसमें ट्यूबुलर हार्ट जब भी देगा इसमें देगा, इसमें ट्यूबुलर हार्ट के साथ समझ लगा ना कि ट्यूबुलर हार्ट है, इस तरीके से यहाँ पे ट्यूबुलर ये नॉर्मल जो आर्च ऑफ आयोटा में जो होता है ना असेंडिंग आयोटा, उसके कारण हमारे ये इस तरीके से नोच सी देखने को मिल रही है, ये असेंडिंग आयोटा की नोच है। तो ये तरीके से हमारी फाइंडिंग हो गई। इसमें क्या मिलेगा, फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, वो ट्यूबुलर हार्ट देखने को मिलेगा मेन तरीके से। ये इसमें तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड कर रखा है ना, इसमें मान लीजिए कोड़ा हुआ से देखेगा। हाँ, इनमें से कोई भी फाइंडिंग मिल सकती है। मैंने पहले साल पेशेंट में देखा ट्यूबुलर हार्ट नहीं मिलता है, फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम मिल जाती है। कल साल पेशेंट में एक तरीके से फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम नहीं मिलता है, तो ये ट्यूबुलर हार्ट देखने को मिल जाता है। मैंने पत्र के एक दिन में 2 पेशेंट देखे थे, मैं ध्यान बताऊँ तो तरीके में अपने, जिसमें एक संग ट्यूबुलर हार्ट भी था, और एक तरीके से क्या देखने को मिल रहा था हमको, वो भी देखने को मिल रहा था एक तरीके से। मतलब एक पेशेंट में था ट्यूबुलर हार्ट था, लेकिन वो नहीं था, फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम नहीं था। एक पेशेंट में इस तरीके से फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम था, लेकिन ट्यूबुलर हार्ट नहीं था। तो ये चीज़ है, इसलिए याद रखना कि कोई भी एक फाइंडिंग हमको देखने को मिल सकती है, तो उसमें हम सीओपीडी में उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं। ये चीज़ है। तो इस प्रकार ब्लैक वगैरह में आता तो देखने को मिले नहीं, तो इसलिए उसको फाइंडिंग को याद रखने की जरूरत नहीं है अभी। तो ये चीज़ है। दूसरी डिजीज जो आती है वो आती है हमारी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो आती है उसमें क्या बताना होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, कि इस तरीके से कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो होती है उसमें क्या कहते हैं एयरवे की डिजीज है ना, तो इसलिए उसमें क्या कहते हैं म्यूकस जमा हो जाएगा, मान के चले एयरवे में। तो छोटे छोटे इतने सफेद सफेद दे रखे थे ना, छोटी मात्रा में, भले इतनी हाईलाइट नहीं हो रखी है, छोटे मोटे लेवल पे तो हाईलाइट हो ही रहते ना वो सफेद सफेद थे, तो वो ब्रोंकोमस्कुलर थे मार्केट दी। अब ये एक्सपायरेशन में तो काफ़ी झगड़ी देखने को मिलती है, क्योंकि एक तरीके से उस समय तो वो हमने हवा निकाल दी, तो एक तरीके से वो ब्रोंकस आपस में चपक गए तो बहुत ज़्यादा मिलेगी। लेकिन उसमें मैं क्या एक्सपायरेशन में तो बहुत प्रोमिनेंट मिलेंगे, और एक तरीके से एक्सपायरेशन करते तो ब्लैकनिंग हो जाती थी अच्छी खासी। वो ब्लैकनिंग में ब्लैकनिंग नहीं देखने मिलेगी, उसमें ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग आपको अच्छी देखने को मिलेगी। ये कौन सी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हैं ये, ठीक है।
तो इस प्रकार हमारा रहता है। कुछ और फाइंडिंग की बात करें तो आपको ये मान के चलो चेस्ट इंस्पेक्शन के नाम पे आपको बैरल चेस्ट देखने को मिलता है। बाकी क्लिनिकल जो हमारा एग्जामिनेशन होगा उसमें हम पूरी बात करेंगे कि कौन सी फाइंडिंग कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है। यहाँ पे याद रख लें तो रख लें, वरना याद नहीं रखें, कोई तरीके से बात नहीं है। और उसके अलावा क्या आपको कॉम्प्लिकेशन पता होनी चाहिए। कॉम्प्लिकेशन के नाम पे कोर पल्मोनरी देखने को मिलता है, राइट हार्ट फेलियर देखने को मिल जाता है आपको। और उसके अलावा क्या कबलिंग है जो वो एक तरीके से एब्सेंट होती है, मैं बिल्कुल बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, काफी बार कंफ्यूज मत कर देना। हाँ, बुल्ला मैं बता दूँ एक तरीके से वो इतनी HRCT पे मेन फाइंडिंग रहती है। बस ये बात करना, बुल्ला मान के रप्चर हो जाएगा तरीके से तो सेकेंडरी न्यूमोथोरेक्स कर सकते हैं, उसमें हवा भरी रहती है, तो हवा किसी से रिलीज हो जाएगी इस तरीके से पेरी प्लूरा में, इसके अंदर न्यूमोथोरेक्स जो होता है इस तरीके से वो डेवलप हो सकता है। ये ट्रीटमेंट क्या करेंगे तो प्रिवेंशन का नाम है स्मोकिंग सिजेशन है। और उसके अलावा मैं बता दें तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी वगैरह भी काफ़ी बार इन्वॉल्व रहता है। तो इन्फ्लुएंजा वगैरह हुआ या और जैसे डिजीज हुई हमारी मीजल्स वगैरह है, वो एक तरीके से उसका वैक्सीनेशन वगैरह भी काफ़ी बार हेल्पफुल हो जाता है हमारे इसके ट्रीटमेंट में। वैक्सीनेशन वगैरह का भी रोल रहता है। और बात करें चलें और कौन सी डिजीज का रोल और कौन सी आती है इस तरीके से, हाँ हमारा इस तरीके से और क्या करेंगे तो इसे ट्रीटमेंट पर पहुँचते हैं तरीके से। ट्रीटमेंट इस तरीके से ये चीज़ हो सकती है। उसके अलावा क्या है ऑक्सीजन थेरेपी हम देते हैं तरीके से। तो मैडम ड्रग्स नॉन ड्रग थेरेपी बता रहे हैं तो स्मोकिंग सिजेशन ही कहेंगे उससे। और स्मोकिंग सिजेशन के लिए कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, अभी मैंने एक ही ड्रग बताई थी जिसका नाम था वर्निसिलिन, फार्माकोलॉजी में बताई थी। यदि आपको याद है तो आप होशियार रहें, नहीं याद है तो अपनी गाना बनाइए। तो ये चीज़ है इसमें चलो मैं सॉरी। तो ये चीज़ है तो उसमें क्या हुआ एक तरीके से मान के चले जो इनहेलेशन PO2 है वो इस तरीके से ज़्यादा नहीं है मान के चले, क्योंकि काफ़ी बार आदमी ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जिसमें एक तरीके से PO2 की मात्रा उतनी ज़्यादा रहती नहीं है, तब हम उसको PO2 देंगे। क्योंकि इस तरीके से कुछ ना कुछ हद तक इस तरीके से मतलब कुछ हद तक ही सही, पर मतलब इलास्टिसिटी उतनी नहीं तो उतना वो एक्सपेंड भी नहीं कर पाया, भले मेन जो माल फॉर्मेशन है उस पर इतने गया है, तो भले कुछ ना कुछ हद तक इस तरीके से उसमें नहीं आया। उसके अलावा मान के चले जो हमारा कुछ ना कुछ एयर तो ट्रैप रह ही गई ना, ये चीज़ है। हालांकि वो ऑक्सीजनेटेड निकली चलो उसका क्या रोल नहीं है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना ना यदि उसको हम कहें तरीके से अच्छे खासा एनवायरनमेंट हमें चाहिए इस तरीके से, तो एनवायरनमेंट में अच्छी खासी ऑक्सीजन नहीं है तो इस तरीके से हम उसको पर्सनली सामने के ऑक्सीजन देंगे, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी चले जाती है उसके। यदि बन गया SpO2 की मात्रा यदि कम हो गई है, ये सिंपल सी बात है, SpO2 की मात्रा कम हो गई तो ऑक्सीजन देंगे तो ऑक्सीजन दे देते हैं। बाकी की जो मेन जो मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, ट्रीटमेंट में एक तरीके से हमारे 3 ग्रुप आते हैं। इसमें आता है गोल्ड ABC गाइडलाइंस होती है, उसके अनुसार एक तरीके से एक में क्या होता है MMR से 0 से 1 तक रहती है। और उसके अलावा जो एक तरीके से दूसरी चीज़ होती है कफ मतलब होते हैं क्या कहते हैं CUPD असेसमेंट टेस्ट करते हैं, उसमें एक तरीके से ग्रेडिंग रहती है, कफ के नाम पे चेस्ट म्यूकस टाइटनेस वगैरह उसके आधार पर रहती है। तो उसमें हम ग्रेडिंग करते हैं। यदि मान लीजिए वो टोटल यदि वो C8 कैट स्कोर 10 से कम है और MMR से 0 से 1 है, माइल्ड कंडीशन है, तब उस पर इसमें हम खाली ग्रुप उससे ग्रुप A में कंसिडर करते हैं हम ग्रुप A में। फिर यदि मान लीजिए MMR से 2 पे पहुँच गई है या 2 से ज़्यादा जा रही है, उसमें भी कैट स्कोर 10 से ऊपर पहुँच गया तो उसमें क्या जाता है उसे ग्रुप B में कंसिडर करते हैं। मान के चले आदमी बहुत सीवियर लेवल पे पहुँच चुका है। सीवियर लेवल का मतलब है एक तरीके से उसमें जो है एक तरीके से एक्सर्बेशन वाला जैसे हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ गई है। क्योंकि मेन चीज़ बताते थे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के कारण एक तरीके से मैंने बताया था जो लास्ट जो स्टेज 4 जो होती है मैं MMR से तक उस तक आदमी वो हॉस्पिटल नहीं आएगा। जनरली को मान के चलिए किसको चलने में पहुँचने में चला थोड़े बहुत टाइम उसमें उतनी सांस भूल गए तो उसमें वो हॉस्पिटल थोड़ी ना पहुँचता। उसमें तो बस ये है ना आराम करो, मान के चलो आराम करने में दिक्कत आ रही है, घर में भैया उठा भाई साहब सारे गिलास ली गिलास में पानी पिया भाई साहब भाई में सांस भूल गई, तब भाई साहब तब तो चीज दिक्कत है ना। ये मतलब होने को सिंपल सी बात है आदमी चल नहीं रहा है उसके भी कॉम्प्लिकेशन जरूर होंगे क्योंकि सिंपल सी बात है उसका बेड रिटर्न हो जाए तरीके से प्रॉपर। लेकिन ये है ना कि प्रॉपर उसमें उसके नाम पर हॉस्पिटल नहीं आएगा ना कोई। ये है तो इस तरीके से जो जिसमें इतनी पुराने हॉस्पिटल की भर्ती हो रखी है इस तरीके से जिसमें एक तरीके से 2 या 3 बार इतको एग्जर्वेशन हो रखे हो अच्छे खाते, तब हम उसको क्या कहते हैं ग्रुप E में कंसीडर करते हैं। ये तो उसमें ये ध्यान रखना एग्जर्वेशन होता है और एग्जर्वेशन का क्या क्राइटेरिया होता है ये चीज़ पता होना चाहिए। सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होती है इसमें हम जो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन करते हैं। ये एग्जर्वेशन जो होता है
नॉन वेंटिलेशन जो है इस तरीके से, के बारे में पूरे हम पढ़ेंगे इस तरीके, वो इमरजेंसी मेडिसिन पढ़ेंगे तब, क्योंकि इमरजेंसी कैसी हो रही है इस तरीके से। तो उसमें क्या रहता है, तो रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी ज़्यादा होगी, 24 से ज़्यादा। अब मुझे उतनी याद नहीं लग रही पर्सनल, क्योंकि तो 16 से 12 तो नॉर्मल ही थी, लेकिन चलो ये क्राइटेरिया मान लिया। उसके अलावा हार्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई, 95 से ज़्यादा, हालांकि वो 95 में 100 तो नॉर्मल में आ जाती है, लेकिन मान चला हार्ट रेट ज़्यादा टैकीकार्डिया हो रखा है। मेन जो चीज़ आपको याद रखना है, वो एसपीओ2 का लेवल है वो गिर गया है, क्योंकि मैंने बताया था साइनोसिस या एक तरीके से एसपीओ2 का लेवल गिर जाना यूजुअल घटना नहीं है, ये चीज़ है इसमें। और जो कंडीशन है उसमें यूजुअल घटना कंसीडर कर सकते हैं, हालांकि मेरे साथ तो कहीं कंसीडर नहीं कर सकते इस तरीके से। ब्लड ऑक्सीजन का लेवल कंसीडर करना कि सीओपीडी में गिर जाए तो फिर तो बहुत ही तगड़ी बात आ गई इस तरीके से, तो उसमें नहीं गिरती है, जेन्युइनली नहीं, कम होती है उसमें। पहली बात तो वो केस होगा इतने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का एम्बासी में तो निकलेगा नहीं वो। तो ये एक तरीके से उसमें एसपीओ2 का लेवल गिर गया तो उसे हम अच्छी खासी सीवियर कंडीशन में कंसीडर करेंगे। उसके अलावा क्या है, उसका हाइपर कैपनिया हो गया इस तरीके से। और इसके अलावा जिसके कारण होता है क्या, हाइपर कैपनिया के कारण क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप हो जाता है। तो ये मेन इंडिकेशन माना जाता है इस तरीके से सीवियरिटी का। तो सीवियरिटी का मोर सीवियर का जैसे मानिए तो आपको एक ऑप्शन चुनना हो तो इस तरीके से ये ऑप्शन चुना था, इसमें हाइपर कैपनिया या फिर इस तरीके से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस डेवलप हो गया ये। तो ये इस तरीके एग्जर्बेशन जब भी हो रखा हो तो या तो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन करते हैं या बाईपैप के द्वारा वेंटिलेशन करते हैं ये। तो उसमें हमारी जब फर्स्ट और सेकंड में क्या थी, मॉडरेट लेवल पर कंडीशन थी। तो फर्स्ट में क्या करेंगे तरीके से लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट यूज कर सकते हैं, कुछ किताब में शॉर्ट एक्टिंग लिखा हुआ बीटा एगोनिस्ट, मुझे पता नहीं है क्या क्या नहीं। तो मैं तो अपने पर्सनल का प्रेफरेंस के अनुसार इस तरीके इसका आंसर बता रहा हूँ, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट हम यूज करते हैं। क्या क्या नाम है लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है, ये तो मैंने बता दिया था। तो लॉन्ग एक्टिंग बीटा के नाम आ रहे थे इस तरीके से, फॉर्मेट्रॉल, सालमेट्रॉल, एक होता वेरी लॉन्ग एक्टिंग में ये बताया था इंडाकेट्रोल, और एक और मैं था ओडा ओलोनडेलेक, क्या नाम है, ओलोनडेलेक, मैं याद नहीं है। तो मैं इंडाकेट्रोल याद, मुझे पसंद है इंडाकेट्रोल याद होती है, कोई याद नहीं है। तो ये चीज़ है कि मैं 3-4 मेडिसिन तो लिख के आना ही है, बस खाली लामा छाप के बताना, तो दवाई भी लिख के आनी होती है उसके अंदर। ये चीज़ें है, ये लामा छाप गया उसके अंदर क्या आता है नहीं पता, ये चीज़ है। उसमें सालबुटामॉल तो जिंदगी में बोलते हैं लॉन्ग एक्टिव में, तो सालबुटामॉल शॉर्ट एक्टिव आती है। हाँ, और सालबुटामॉल को भी उपयोग सीओपीडी में करते भी नहीं हम, इस तरीके से इस्तेमाल में जाता है उसका उपयोग हम, इसमें तो मत ही करना है इस तरीके से। मतलब कहीं भी सालबुटामॉल तो एग्जिस्ट नहीं करती सीओपीडी का जैसे हमारे लिए, भले हम बीटा एगोनिस्ट तो इसमें ही देते हैं। फिर हम आते हैं लॉन्गेटिव बिस्कनेट, तो उसमें इस तरीके से थियोट्रोपिन प्रोटोपिन मोबाइल होते हैं, उसमें होता है थियोट्रोपिन मोबाइल ज़्यादा लंबी यूज होने वाली ड्रग है। और मैंने ड्रगों के नाम नहीं बताए थे, ये तो मैं बताया हूँ, रिवाफेंसिन और उसके अलावा अनक्लिनिडीन, तो वही थे जिसमें याद रखते हैं रिवाफेंसिन अनक्लिनिडीन। इसकी ये 2 ड्रग और रहती है लामा की, याद रखें। रिवाफेंसिन मैंने इसे पढ़ाई नहीं है इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, रिवाफेंसिन और अमक्लिनिडीन, ये 2 ड्रग हम यूज़ करते हैं। जैसे पहला वाला स्टेज आएगा तो इसे लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट यूज कर लेंगे, सेकंड वाली कंडीशन है तो लॉन्ग एक्टिंग बीटा, मतलब इतनी बहुत चलेगी, उसके संग हम जोड़ देंगे लामा को और जोड़ देंगे। ये सीओपीडी में जब भी कंडीशनल ट्रीटमेंट की बात होती है लामा और लावा दोनों यूज किए, वो सिंपल सी बात है 0 से 1 तक सिंपल सी बात है, वो कंडीशन तो हमारे पास ही आई भाई। ये बताइए खुद ही सोच लो, अब मान के चले किसी को 0 से 1 का क्या मतलब हो जाता है, 0 से 1 का मतलब है कि तरीके से जो हम भी इतने सीवियर रिसर्च करके उसमें डर हो जाएगा। और उसके अलावा क्या कि तरीके से वॉकिंग करने पर अच्छी खासी वॉकिंग कर ली, इंक्लाइन चढ़ाई कर रहा है, उसमें थक गया आदमी, तो भैया कोई पीछे सीधे डॉक्टर को दिखाने चाहिए। अब वीआईपी आदमी तो एक अलग बात है, लेकिन वो कम से कम 2 या 3 पे तो होना चाहिए ना उसका क्राइटेरिया हॉस्पिटल, जो चौथे पे तो बिल्कुल गारंटेड आएगा ही आएगा, चाहे कितना भी तगड़ा आदमी बूढ़ा बड़ा आदमी भी आएगा। लेकिन मान के चले तीसरी कैटेगरी तो होनी चाहिए ना, तीसरी या दूसरी कैटेगरी, जिसमें ये वो कहे कि इस तरीके से मैं इस तरीके से जब भी साथियों के संग चलता हूँ तो मैं क्या है कि साथियों को तो कोई दिक्कत नहीं आती, मुझे दिक्कत आती को फिर क्या पर्टिकुलर आदमी पूछने आएगा क्या कि इस तरीके से मैं थोड़ा बहुत चलने पे, इस तरीके से मैं जाता हूँ थोड़ा बहुत चलने पे, इस तरीके से थक जाता हूँ, फिर मैं थोड़ा रेस्ट लेनी पड़ती है, तब आ सकता है आदमी तीसरी कंडीशन में। तो कम से कम 2 या 3 पे तो होना चाहिए ना, फर्स्ट और सेकंड पे तो आएगा ही काहे को। तो ये चीज़ें तो इस तरीके से जनरल ट्रीटमेंट जैसे लिखा जाए तो लावा हम सीधे एक बार में यूज़ करते नहीं, क्योंकि इस तरीके से ग्रुप ए में तो पेशेंट आता ही नहीं है। ये मैं अकेला अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, या क्वेश्चनों में भी आप देखेंगे एमसीक्यू में कभी आपको लावा एक संग देखने को मिलेगा। लावा यदि देखने को मिला तो तरीके को काफ़ी बार हद तक आएगा अस्थमा के, तो क्योंकि अस्थमा के लिए एक तरीके लावा ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस लामा कंसीडर करते हैं। तो ये चीज़ें तो आपको जब भी केस मिलेगा नॉर्मल केस में, आपको वो दोनों सिम्टम के संग बेहतरीन सेकंड स्टेज में जरूर मिलेगा ग्रुप बी में।
तो ये चीज़ आप समझ सकें, ठीक है। तो इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं स्टेज 3 जो मैंने बताया था एग्जर्वेशन डेवलप हो रखे हो तब। तो एग्जर्वेशन डेवलप होने के बाद आपको उसमें बहुत सारी क्राइटेरिया आपको देखने होते हैं। पहली बात तो उसमें जो आपको इओसिनोफिनोल काउंट जो है वो 300 से ऊपर चाहिए। यदि 300 से ऊपर है तभी आप उसको कंसीडर करते हैं एक तरीके से इनहेलेशन कार्टिकोस्टेरॉइड देने के लिए। तो मान के चलो 300 से ऊपर है और उसके संग क्या है एक तरीके से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस डोमिनेटेड है। तो उसमें हम क्या यूज करते हैं एक तरीके से डुप्लीमाब यूज करते हैं। ठीक है। तो यदि 300 से ऊपर है तो डुप्लीमाब यूज किया जाता है। मान के चले 100 से भी नीचे पहुंच गया मान के चले मामला, तो 100 नीचे यूसिनोफिनोल काउंट पे तो हम स्टीरॉइड को यूज नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। तो हमने फास्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर बताया था। फास्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर यूज कर लिया जाता है। कौन सा होते कहते हैं रूफोमिलास्ट हम यूज करते हैं। रूफोमिलास्ट इसे फास्फोडाइस्टेरेज 3 का 4 का इनहिबिटर रहता है। या फिर इस तरीके से कोई हम उसे भी यूज कर सकते थे, एजिथ्रोमाइसिन भी यूज कर लिया था प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट के रूप में। ये हो गया। एक आध दो और बताऊं तो इसे बोर्ड इंडेक्स वगैरह यूज किया जाता है इस तरीके से। इस पर BMI ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे वगैरह कुछ ना आता है। तो डिसएपनिया इजर्वेशन एक्सरसाइज कैपेसिटी। अब ये लेक्चर तो बहुत ही लंबा चला गया। क्या करें, तो भाई क्या करें, वो ज़्यादा लंबा जा रहा है। ठीक है चलो, अगला लेक्चर ही बनाना पड़ेगा मुझे ऐसा लगता है।